अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी बैटरी की वर्किंग की, है ना। और जब बैटरी की वर्किंग की बात करी थी तो वहां मैंने क्या डिफाइन किया था, वहां मैंने डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, और इसको अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ बैटरी, और अभी हम जिस बैटरी की बात कर रहे हैं बैटरी आइडियल है, और बैटरी अगर आइडियल है तो उसका मतलब होता है कि जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही किसके बराबर, वही तुम्हारा क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो ये चीज हमने बोली भी थी कि वहां पे कि बैटरी की जो दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है ना। तो वहां पे हमने क्या बोला था, अगर कोई वायर है, वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी, बैटरी मेरी आइडियल है, तो उस केस में बैटरी यहां पे कांस्टेंट करंट सप्लाई करती थी। फिर वहां मैंने क्या डिफाइन किया था कि जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा, जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा तो वर्किंग कैसे होती है, बैटरी यहां पे एनर्जी सप्लाई करती है, और बैटरी का जो एनर्जी को सप्लाई करने का रेट था वो था E इंटू आई, है ना। और रेजिस्टेंस ने जो एनर्जी क्या करी, कंज्यूम करी, उसका रेट था वहां पे I स्क्वायर R, और मैंने बोला था कि यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब था कि 1 सेकंड में जितनी एनर्जी बैटरी देगी, 1 सेकंड में ये रेजिस्टेंस उतना ही हीट क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जब वहां पे दोनों को हम इक्वेट करते थे तो रिजल्ट निकल के आता था वहां पे E/R। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। तो जो भी करंट है, करंट की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, E/R निकल के आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं किसके थ्रू, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। और वहां पे मैंने डिफाइन किया था कि जो भी किरचॉफ के लॉ थे वो दो लॉ थे, एक था KCL, और KCL को हमने डिफाइन किया था किरचॉफ करंट लॉ। तो जो भी किरचॉफ के लॉ थे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था KCL, दूसरा होता है KVL। तो जो KCL होता है इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और ये जो लॉ है ये लॉ बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जो भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता था कि इस वायर में अगर I1 करंट आ रहा है और यहां पे आ रहा है I2, तो इधर से अगर I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें जो करंट जाएगा I की वैल्यू वहां पे हो जाएगी I1 प्लस I2। तो जो भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो क्या डिफाइन कर रहा है, जितना इनकमिंग चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग चार्ज होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो चार्ज का क्या होगा, लॉस हो जाएगा वहां पे। तो फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि जितना भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, I के बराबर हो जाएगा। और किरचॉफ का वहां पे सेकंड लॉ था जिसको हमने बोला था KVL, और KVL को हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ध्यान रखना ये जो लॉ है ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या डिफाइन करता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ डिफाइन करता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। क्लियर। फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के क्या है, बराबर है। सेकेंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, सेकेंड लॉ डिफाइन कर रहा है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर वहां पे मैंने ये भी डिफाइन किया था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ के, तो हो सकता है पाथ में हमें क्या मिले, बैटरी मिले। और पाथ में अगर बैटरी मिलेगी तो वहां पे याद होगा ये हायर पोटेंशियल प्लेट थी और ये लोअर पोटेंशियल प्लेट थी। अगर हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं तो साइन क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। फिर वहां मैंने बोला था कि जो बैटरी का ईएमएफ होता है
जो बैटरी का ईएमएफ होता है वही बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, तो उसको हमने माइनस ई लिखा था। और अगर मैं लोअर से हायर की ओर जा रहा हूं तो वहां पे साइन हम लेते थे प्लस ई। बैटरी आइडियल है तो आइडियल बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है, जो उसका ईएमएफ होगा वही बैटरी के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एक तो पाथ में हमें बैटरी मिलेगी, दूसरा हमें पाथ में क्या मिल सकता है, वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। मान लो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और हमें मालूम है करंट का मतलब होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। फिर वहां पे हमें यह भी मालूम है कि ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, ओम्स लॉ डिफाइन करता है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है और वायर से करंट आई पास कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। तो I इंटू आर क्या हो गया, I इंटू आर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे यहां पे अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो बताओ हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव लेंगे। ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव, गेन होगा तो पॉजिटिव। तो हायर से लोअर जाएंगे साइन लेंगे नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई इंटू आर। और मान लो अगर हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं और जा रहे हैं हम लोअर से हायर, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो साइन लेंगे वहां पे प्लस आई इंटू आर। तो यही मेरा वहां पे साइन कन्वेंशन होगा। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है करंट के अलोंग चल रहे हो तो माइनस आई आर लिखना, और करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो वहां पे क्या लिखना, प्लस आई आर लिखना। क्लियर लीडो। अब ये किरचॉफ का लॉ में यहां पे क्या करता हूं, इस लूप में अप्लाई करता हूं। अब जो भी किरचॉफ का लॉ है वो लॉ हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में अब अप्लाई कर रहे हैं। बताओ अब मैं अगर यहां पे लूप में अप्लाई करूंगा तो यहां पे हम करंट के अलोंग जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर। यहां पे तो प्लेन वायर है, कुछ नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहां पे आओगे लोअर टू हायर प्लस ई इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू ई बाय आर। ये रिजल्ट आ रहा है किरचॉफ के सेकेंड लॉ से, और ये रिजल्ट आया था मेरा एनर्जी कंजर्वेशन से। जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी उतनी एनर्जी ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो भी किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर वहां पे। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम फर्स्ट लॉ को भी यूज कर रहे होंगे और साथ में वहां पे क्या होगा, सेकंड लॉ को भी हम यूज कर रहे होंगे। क्लियर इतना। अब जैसे मान लो मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, जरा पहले हम कुछ सिंपल से सर्किट लेते हैं जहां पे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। अब जैसे देखो यहां पे मान लो एक ऐसे यहां पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मान लो यहां पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और यहां पे एक बैटरी लगी है, बैटरी का ईएमएफ 60 वोल्ट। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी बैटरी होती है सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। और ध्यान ना, करंट कब डिवाइड होता है, करंट तभी डिवाइड होता है जब कभी जंक्शन बनता है। जंक्शन का मतलब होता है किसी पॉइंट पे मोर देन 2 वायर्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब यहां पे अगर देखो ये कोई जंक्शन नहीं और कोई जंक्शन नहीं है, इसका मतलब है तीनों से करंट कैसा पास कर रहा है, सेम पास कर रहा है। अब इस पूरे लूप में हमें किरचॉफ लॉ यूज करना है, इस पूरे क्लोज लूप में। तो यहां पे हम करंट के अलोंग चलेंगे तो लिखेंगे माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। बैटरी के क्रॉस हो जाएगा लोअर टू हायर, कितना हो गया, लोअर टू हायर जाओगे प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में आया 6i इक्वल्स टू 60, तो i की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी 10 एम्पियर का करंट क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि बैटरी जो एनर्जी रिलीज कर रही है उसका रेट क्या है, तो अगर हम पूछ रहे हैं बैटरी का पावर कितना है, तो बैटरी का पावर हो जाएगा V इंटू आई।
तो ये हो जाएगा वहां पे 600 वॉट, इसका मतलब 600 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये बैटरी 600 जूल एनर्जी क्या कर रही है, सर्किट को दे रही है। अब मैंने तुमसे क्या बोला है, मैंने तुमसे बोला है कि एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है, और जब भी हम सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बैटरी जिस रेट से एनर्जी दे रही है उसी रेट से हीट भी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि ये रेजिस्टेंस कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आंसर मेरा क्या है, 600 है। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, इसके क्रॉस पावर क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू स्क्वायर 100 इंटू 2, ये हो गया 200 जूल, इसका भी 200, इसका भी 200, तीनों को ऐड करोगे रिजल्ट वहां पे निकल के आ जाएगा 600। क्लियर? तो जितना बैटरी का पावर होगा उतना ही वहां पे हीट के जनरेशन का क्या होगा, रेट रहेगा वहां पे। क्लियर वहां पे? फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और देखो जरा, हमने वहां पे जब बैटरी की वर्किंग पढ़ी थी, वहां पे जब हमने बैटरी की वर्किंग पढ़ी थी तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे वहां पे कि इस पे चार्ज पॉजिटिव था, इस पे चार्ज नेगेटिव था। एक टाइम ऐसा आया था जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो वहां पे रुक गया था। और क्यों रुक गया था, क्योंकि केमिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और उसकी वैल्यू थी Q इंटू ई। इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में ये चार्ज पार्टिकल मेरा रेस्ट में रहता है, तो वहां पे हम बोलते हैं केमिकल फोर्स किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, और ये होता है Q इंटू ई। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि सर्किट में पॉजिटिव चार्ज जाता है हायर टू लोअर, लेकिन बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी के अंदर ये चार्ज मूव करता है लोअर टू हायर। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो जा रहा है लोअर टू हायर, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि बैटरी को इस केस में क्या करना पड़ता है, वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। और बैटरी जब वर्क परफॉर्म करती है तो रिजल्ट वहां पे लिखा था फोर्स इंटू एफ सी इंटू डी, तो रिजल्ट हो गया था QE इंटू डी। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो भी EMF होता है, EMF को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो बैटरी वर्क परफॉर्म करती है वही हमारा EMF था। बाद में हमने क्या बोला, बाद में हमने बोला कि ये तो निकल के आ गया E इंटू डी के बराबर। और ऐसा कब है, ऐसा है जब इसको हमने किसी कंडक्टर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर वहां पे हमने क्या बोला, फिर वहां पे हमने बोला कि E इंटू डी, E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, D डिस्टेंस है, तो बेसिकली वो क्या बन गया, वो बन गया बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बैटरी अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो इन दो प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही हमारा क्या होता है, EMF E आता है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई बैटरी है और ये बैटरी, अभी यहां पे जो हम रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं ना, ये रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं आइडियल बैटरी के लिए। ये हमने आइडियल बैटरी के लिए बोल दिया कि जो भी EMF है वो बेसिकली क्या है, इन दो प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है वहां पे। अब मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास बैटरी जो है, बैटरी आइडियल नहीं है और बैटरी का वहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और बैटरी कुछ इस तरह से करंट वहां पे क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। बैटरी जो है, बैटरी कुछ इस तरह से वहां पे करंट क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। और बैटरी इस तरह से अगर करंट सप्लाई कर रही है तो ये बैटरी किसकी तरह वर्क कर रही है, बैटरी वर्क कर रही है एज अ सोर्स। अच्छा, अब ध्यान है, इसको हम बैटरी नहीं बोलेंगे, अब जो बैटरी रहेगी इस पूरे को हम बैटरी बोलेंगे, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी का पार्ट है, तो ये पूरी वहां पे बैटरी है।
अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस बन क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि दो इलेक्ट्रोड हैं और इन दो इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया है, डिप किया है। और होता क्या है, यहां पे जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स रहेंगे उनसे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। समझना है, जब चार्ज पार्टिकल बाहर चलता है, कंडक्टर में चलता है, तब तो क्या करता है, कंडक्टर के आयन से टकराता है, और जब वो कंडक्टर के आयन से टकराता है तो टकराने के कारण वहां रेजिस्टेंस बनता है। सेम चीज होती है जब हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो ड्यूरिंग इट्स मोशन आयन के जो पार्टिकल्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल रहेंगे उनसे टकराएगा, और टकराएगा तो यहां पे भी हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और देखो कोई जहां थ्योरी दी होती ना इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो वहां पे मेंशन भी करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वो एक बार चेक कर लेना बुक में कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। चाहो तो अगर लिखना है तो लिख भी लो वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। एक्चुअली देखो वहां पे लिखना है तो लिखो वहां पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रियल सोर्स इन अ सर्किट is not equal to the EMF of the cell. The potential difference across a real source in a circuit is not equal to the EMF of the cell. The reason is that charge moving through the electrolyte of the cell encounters resistance. We call this resistance as internal resistance of the source. The internal resistance of a cell depends upon इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर। तीसरा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट रहता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्लियर ना? तो जब भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चलेगा तो वहां पे कोलिजन होगा, कोलिजन के कारण वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमने बोला है कि जो बैटरी का ईएमएफ है वही उसकी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऐसा होता है आइडियल बैटरी के केस में। आइडियल बैटरी के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का वहां पे क्या है, ईएमएफ है। लेकिन अगर बैटरी हमारी रियल है, हम आइडियल बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे रियल बैटरी की। और जो रियल बैटरी होगी तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अब यहां पे एक पॉइंट लिखो V1, यहां पे एक पॉइंट लिखो V2, और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो या तो हम V1 से V2 जाएं या फिर V2 से V1 जाएं। मान लो हम V1 से V2 जा रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, V1, यहां पे पाथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है तो लिखोगे -I इंटू आर, बैटरी के क्रॉस लोअर टू हायर ये हो जाएगा +E इक्वल्स टू V2 लिखेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं। पाथ में जो भी लॉस या गेन आता जाएगा उसको वहां पे हम या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे और उसको इक्वल टू दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर लिख देंगे। अगर मान लो R नहीं होता तो ये टर्म 0 होती, E भी नहीं होता तो ये भी टर्म 0 होती, ये पूरी 0 होती, तो प्लेन वायर में V1 और V2 वहां पे क्या होते, सेम हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो,
पाथ में जो भी आ रहा है लॉस या गेन वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाओ और उसको दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर इक्वेट कर दो। अब अगर तुम देखोगे तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है E माइनस आई आर। इससे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इससे पहले जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है E, लेकिन अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो E नहीं आ रहा है, E से कम आ रहा है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रियल बैटरी है, अगर हमारे पास कोई रियल बैटरी है और रियल बैटरी के हम दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ईएमएफ से कम निकल के आएगा। लेकिन अगर मान लो यही बैटरी एनर्जी ले रही होती तो करंट ऐसा जा रहा होता। अब यहां पे V2, यहां पे V1, अब जाओ यहां से जाओ तो क्या लिखोगे, V2 हायर टू लोअर माइनस E, यहां पे हम करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं माइनस आई आर इक्वल्स टू V1। अब चेक करोगे V2 माइनस V1 ये हो जाएगा E प्लस आई आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। तो हम बोलते हैं यहां पे जो बैटरी है वो वर्क कर रही है एज अ सोर्स और यहां पे बैटरी जो है वो वर्क कर रही है एज अ लोड। क्लियर। तो यहां पे बैटरी एनर्जी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, और यहां पे अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी एनर्जी क्या कर रही है, गेन कर रही है। क्लियर है इतना। अब बताओ मुझे यहां पे कि बैटरी अगर आइडियल नहीं हुई, अगर बैटरी आइडियल नहीं हुई तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो E के बराबर नहीं होगा, वो E से वहां पे क्या होगा, कम आ रहा होगा। लेकिन अगर बैटरी हमारी आइडियल होगी तो उस केस में R0 जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर हो जाएगा वहां पे। तो या तो बैटरी मेरी आइडियल हो जाए, या तो बैटरी मेरी वहां पे क्या हो जाए, आइडियल हो जाए, या फिर हम क्या बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे बैटरी मेरी ओपन हो। E वहां पे क्या है, E वहां पे ईएमएफ है। अब मैं बोल रहा हूं कि बैटरी अगर मेरी वहां पे ओपन हो गई तो उस केस में अगेन करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और करंट अगर जीरो होगा, अगर करंट वहां पे जीरो होगा तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और यही मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी। लास्ट क्लास में मैंने क्या डिफाइन किया था, लास्ट क्लास में ईएमएफ को हमने डिफाइन किया था, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between its two plates when there is no current passing through it। तो अगर किसी बैटरी से करंट पास करेगा तो हमें ईएमएफ नहीं मिलता है, हमें ईएमएफ से या तो कम मिलता है या फिर ईएमएफ से ज्यादा मिलता है। लेकिन बैटरी अगर ओपन होगी तो उस केस में बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा और उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही बेसिकली हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि ईएमएफ मेजर करना है तो इसका मतलब है कि बैटरी से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा, जब भी बैटरी से करंट पास करेगा तो हमेशा हमें पोटेंशियल डिफरेंस E से क्या होगा, कम मिल रहा होगा। क्लियर इतना। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर बैटरी आइडियल हुई तभी हम E की बात करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम बैटरी आइडियल मान के चलते हैं। और आइडियल बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा E के बराबर है। क्लियर इतना। तो ये रिजल्ट बैटरी का अब तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। फिर देखो वहां पे मान लो एक सर्किट है और हमें कुछ सर्किट इस तरह दिया है, 2 ओम 10 वोल्ट, फिर यहां पे 2 ओम, यहां पे हो गया 2 वोल्ट, मान लो हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है, हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दिया है
और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। तो बताना है कि इस 1 ओम से कितना करंट हमारा वहां पे क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो अब मैंने क्या बोला है, जब भी हमें करंट कैलकुलेट करना होगा इसका मतलब है कि वहां पे हमें किरचॉफ लॉ यूज करना है। अब कैसे यूज करें किरचॉफ लॉ, किसी भी एक बैटरी से करंट को सप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये बैटरी अगर आई करंट सप्लाई कर रही है तो ध्यान रखना इसके पास आई करंट वापस आ रहा होगा कि चार्ज जो रहेगा, चार्ज तो हमेशा वहां पे क्या होता है, कंजर्व होता है। तो जब भी हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी प्रॉपर्टी क्या है, जितना करंट यहां से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट यहां पे क्या हो रहा होगा, पहुंच रहा होगा। अब जैसे ही ये आई करंट यहां पे आएगा तो यहां पे तो कोई जंक्शन नहीं है, तो आई करंट यहां पे रहेगा। अब जैसे ही यहां पे जंक्शन होगा तो करंट को हमें डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला है, किसी एक बैटरी से करंट को डिवाइड करना है, स्टार्ट कर दो। मान लो यहां पे करंट गया आई डैश। अब इसमें अगर आई डैश चला गया तो इसमें कितना चला गया, इसमें चला गया आई माइनस आई डैश। और ध्यान है ये करंट का डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया है। बाद में जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम चेक करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो एजम्पशन सही है, नेगेटिव आ रही है तो उसका वहां पे क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो अभी मैंने यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी से करंट को डिवाइड किया है, करंट को सप्लाई किया है, फिर हर जगह वहां पे करंट को डिवाइड कर दिया। अच्छा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही है तो यहां पे करंट को ऐड करने पे फिर से क्या मिलना चाहिए, फिर से वहां पे हमें आई मिलना चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे पहले इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज किया। अब इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो लिखोगे वहां पे +10, फिर यहां पे हो जाएगा -2i, फिर यहां पे -2i। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी करंट के अलोंग जा रहे हैं तो -i डैश, हायर टू लोअर -2 = 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करोगे, 10 - 2 8 -4i -i डैश = 0। ये होगा इक्वेशन 1। अब अगले स्टेप में इस पूरे लूप में इक्वेशन 2 यूज करो तो क्या लिखोगे वहां पे, करंट के अलोंग जा रहे हो तो -2 × i -i डैश, यहां पे लोअर टू हायर, यहां पे हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, और करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो +i डैश = 0। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे +2 -2i -2i -i डैश +2 = 0। देखो है कि नहीं वहां पे। और यहां पे जाओगे तो -2 × i -i डैश, यहां पे लोअर टू हायर +2, यहां पे करंट के ऑपोजिट +i डैश। अगले स्टेप में इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगले स्टेप में इक्वेशन हो जाएगी -2i माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3i डैश +2 = 0। ये हो गई इक्वेशन 2। अब करना क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो क्या कर दें वहां पे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4i + 6i डैश +4 = 0। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे तो ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस माइनस माइनस ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। 8 - 4 4 -i डैश -6i डैश -7i डैश = 0। अब चेक कर लो i डैश कितना आ गया, i डैश आ गया 4/7। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं सही किया है। -2i + 2i डैश 3i डैश +2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। -7i डैश +4 -7i डैश 0, i डैश 4/7। i डैश अगर 4/7 आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये करंट का डायरेक्शन हमने क्या किया है, सही एज्यूम किया है। अब i डैश की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी।
तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है किसी भी एक बैटरी से करंट को डिवाइड करना स्टार्ट करो, सभी ब्रांच में करंट डिवाइड करते जाओ, वापस अगेन कितना करंट बनना चाहिए? वापस करंट आई बनना चाहिए। फिर जितने भी लूप बन रहे हैं उन लूप में किरचॉफ लॉ को वहां पे क्या कर दो? अप्लाई कर दो। तो इस तरह से वहां पे हमें आई और आई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे मॉड्यूल में, अब तुम्हें केवल इन क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है वहां पे। फिर देखो वहां पे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। हमारे पास एक रॉड है या एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ बैटरी। जिस बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो बैटरी आइडियल नहीं है। जिस बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो बैटरी आइडियल नहीं है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है। अब क्या होगा? जैसे ही इस रेजिस्टेंस को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी वहां पे कांस्टेंट करंट क्या कर रही होगी? सप्लाई कर रही होगी। अब मैं अगर पूछ रहा हूं कि करंट कितना पास कर रहा है, तो वहां पे क्या लिखोगे? -I इंटू आर माइनस आई आर। करंट के अलोंग चल रहे हैं, प्लस E इक्वल्स टू 0। तो I जो रहेगा वो हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। देखो है कि नहीं? वहां पे जो भी I रहेगा, I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R प्लस R। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं यहां पे कि इस रेजिस्टेंस ने कितनी हीट जनरेट करी, या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितना है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर रहेगा वो हो जाएगा I स्क्वायर R। तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R। देखो यही पावर है कि नहीं है वहां पे? तो जो भी पावर है, पावर यहां पे, पावर किसके अक्रॉस देख रहे हैं? पावर हम देख रहे हैं वहां पे कैपिटल R रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पावर आ गया E स्क्वायर R अपॉन हो गया R प्लस R। अब जो भी पावर है, ये पावर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो हम बोलेंगे ये पावर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस R पे। क्लियर? यहां पे जो भी पावर डेवलप होता है वो जो पावर डेवलप हुआ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो डिपेंड कर रहा है R पे। अब क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि मैक्सिमम पावर कितना डेवलप होगा। क्वेश्चन में कई बार बोलता है फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस मैक्सिमम कितना पावर डेवलप हो सकता है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान रखना, ये जो थ्योरम रहती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। जो थ्योरम रहती है, थ्योरम को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। हमें मालूम है P डिपेंड कर रहा है किस पे? R पे। E और R तो कांस्टेंट है। P अगर R पे डिपेंड कर रहा है और P को हमें क्या करना है? मैक्सिमम करना है, तो dP बाई dr क्या होगा? 0। अच्छा, dP बाई dr को 0 करोगे तो बताओ कैसे डिफरेंस? देखो गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है I की वैल्यू पुट करने में। जरा भाई, जब पावर जो डेवलप होगा यहाँ पे वो हो जाएगा I स्क्वायर R, और I की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा वहाँ पे पावर किस पे डिपेंड कर गया? पावर डिपेंड कर गया R पे। तो अब क्या करना है? अब वहाँ पे dP बाय dr को क्या करना है? 0। और dP बाय dr को 0 कैसे करोगे? E स्क्वायर, फिर क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R प्लस R टू दी पावर 4। फिर यहां पे क्या होगा? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब R प्लस R का होल स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2R प्लस R। फिर अंदर जाओगे तो R का 1, कैपिटल R का 0। चेक करो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है।
डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशिएशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस, पहले पावर का डिफरेंशिएशन r प्लस आर, फिर अंदर जाओगे r का 1 और स्मॉल r का क्या हो गया 0। अब बताओ यहां पे जब dp बाय dr को तुम 0 करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी e स्क्वायर r प्लस आर टू दी पावर 4। अच्छा, एक r प्लस आर को हम निकाल लें बाहर, तो एक r प्लस आर से ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, r प्लस आर अगर बाहर निकाल लिया तो यहां बचा r प्लस आर, है ना, माइनस 2r। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई नहीं, इसको जीरो करो और इसको अगर जीरो करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा r माइनस आर जीरो। इसका मतलब है r इक्वल्स टू कैपिटल R। इसका मतलब है यहां पे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगा अगर कैपिटल R किसके बराबर आ जाए, स्मॉल r के बराबर आ जाए। जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर उतना ही रेजिस्टेंस, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर उतना ही रेजिस्टेंस किसका हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हो जाएगा, तो उस केस में जो पावर डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है, ये थ्योरम डिफाइन करती है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगा अगर उसका रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब मैक्सिमम पावर कितना डेवलप होगा, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे ई स्क्वायर, आर स्मॉल आर के बराबर है तो आर अपॉन 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ई स्क्वायर बाय 4r है, ये मैक्सिमम पावर है। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम हीट है जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। क्लियर ना। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने यूज किया है किरचॉफ लॉ, जिसके थ्रू इन इक्वेशन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। अब तुम लोगों को वहां पे क्या करना है, जो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन दिए हैं किरचॉफ लॉ के बेसिक वाले, अभी एक तो उनकी तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब फिर देखो आगे वहां पे नेक्स्ट, वहां पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है और वायर का रेजिस्टेंस R है। हमारे पास एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस R है, यहां पे की है, की अभी ओपन है और यहां पे एक बैटरी है। अब देखो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, वहां पे हमने डिफाइन किया था कि मान लो t इक्वल्स टू 0 पे हम बैटरी को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब t इक्वल्स टू 0 पे अगर बैटरी को क्लोज करोगे तो उसी टाइम पे बैटरी यहां पे कांस्टेंट करंट क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो उसी टाइम पे ये बैटरी यहां पे कांस्टेंट करंट क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। अच्छा, कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस कांस्टेंट करंट को I नॉट बोलो, I नॉट की वैल्यू हो जाएगी E बाय R। तो इस सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है, इस सर्किट की प्रॉपर्टी है कि t इक्वल्स टू 0 पे जैसे हम की को क्लोज करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे जैसे हम की को क्लोज करेंगे उसी टाइम पे ये बैटरी वहां पे कांस्टेंट करंट I नॉट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक और सर्किट ले रहे हैं, लेकिन इस सर्किट में अब हम साथ में कैपेसिटर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये R रेजिस्टेंस है, C वहां पे क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। यहां पे अगेन दी हुई है एक की और यहां पे दिया है बैटरी, बैटरी का EMF E, बैटरी है आइडियल तो इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे अभी कोई चार्ज नहीं है। t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर पे अभी कोई चार्ज नहीं है और अब हमने की को वहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
यहां पे तो हमें मालूम था कि जिस टाइम पे हम की को क्लोज करेंगे उसी टाइम पे कांस्टेंट करंट पास करेगा, लेकिन यहां पे हमें मालूम नहीं है कि करंट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया किसी टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे। अब बताओ ये हायर पोटेंशियल प्लेट है तो करंट ऐसा गया कि नहीं गया? भाई करंट का मतलब है यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और यहां से नेगेटिव चार्ज, तो बताओ यही करंट का डायरेक्शन है कि नहीं है? तो हम क्या मान रहे हैं, किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज Q है और सर्किट से करंट पास कर गया I। तो किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज Q है, किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज Q है और कैपेसिटर से करंट कितना पास कर गया, I पास कर गया। अब उस टाइम पे अगर हम इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करते हैं तो बताओ क्या बोलोगे? इस पूरे लूप में अगर किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो हायर टू लोअर क्या लिखोगे वहां पे, -Q/C। यहां पे हम जा रहे हैं करंट के अलोंग तो उसको लिखोगे -I × R। फिर यहां पे लिखो +E = 0। देखो चेक करो यह है कि नहीं है। अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो तो रिजल्ट हो जाएगा IR = E - QC। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, EC - Q/RC। जो भी I रहेगा I की वैल्यू हो जाएगी EC - Q बाय क्या हो गया, RC। अब ध्यान ना, I मैंने क्या किया है, I मैंने एज्यूम किया है किसी इंस्टेंट पे करंट। I जो है I हमने एज्यूम किया है किसी इंस्टेंट पे करंट, और हमने क्या डिफाइन किया था कि जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है उसको हम लिख सकते हैं dQ/dt। साइन पॉजिटिव लेंगे, ये भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि जो भी इंस्टेंटेनियस करंट होता है या तो उसको हम लिखते हैं +dQ/dt या फिर लिखते हैं -dQ/dt। +dQ/dt लिखेंगे अगर टाइम के साथ चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और -dQ/dt लिखेंगे अगर टाइम के साथ चार्ज वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए हमने साइन वहां पे क्या लिया है, +dQ/dt लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे dQ/dt आ गया, EC - Q/RC। टर्म को हमने सेपरेट आउट किया तो dQ/EC - Q किसके बराबर, dt/RC के। अब dQ/dt मालूम है, हम टर्म को सेपरेट आउट कर रहे हैं और चार्ज की इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू वहां पे 0 है तो कैपेसिटर पे चार्ज भी क्या है, 0 था। किसी t टाइम की बात करेंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा वहां पे। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इंटीग्रेट करना है हमें किसको, इसको अलग से इंटीग्रेट करके देख लो। हमें इंटीग्रेट करना है dQ/EC - Q को। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, EC - Q को मान लो x। ध्यान ना, Q यहां वेरी कर रहा है तो अगले स्टेप में मैंने क्या बोला, EC - Q को x मान लो। अब x Q पे डिपेंड कर रहा है तो जो चीज हम पुट करते थे वही डिफरेंशिएट करते थे। तो dx/dq, EC तो हो गया 0, Q का 1, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की जगह आ जाएगा -dx, EC - Q की जगह x, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वहां पे -log x। तो अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी -log x का मतलब EC - Q। देखो है कि नहीं होता है, मैंने EC - Q को अलग से इंटीग्रेट करके बताया है। यहां पे Q वेरिएबल है तो EC - Q को x मान लो, फिर जो चीज हम पुट करते थे उसी को हम डिफरेंशिएट करते थे, dx/dq हो गया -Q -1, dq की जगह पुट कर दिया -dx, EC - Q की जगह x, तो 1/x का हो गया log x, और बाद में x की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहां पे जब इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा -log EC - Q, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से Q = T/RC। अब टर्म को सेपरेट आउट करो और अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा log EC - Q
अपॉन हो जाएगा EC। log m माइनस log n, नेगेटिव साइन उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -t/RC। देखो है कि नहीं? यहाँ पे लिमिट पुट करो, अब लिखोगे log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n। log को उधर लेके जाओगे तो EC माइनस Q/EC हो जाएगा e⁻−t/RC। अब बताओ, जो भी चार्ज रहेगा, चार्ज की इक्वेशन क्या हो जाएगी? चार्ज की इक्वेशन हो जाएगी वहां पे E/C 1 माइनस e⁻t/RC। क्लियर ना? मैंने क्या बोला? जो भी चार्ज है, चार्ज की इक्वेशन निकल के आ गई EC इंटू 1 माइनस e⁻ क्या हो गया? -t/RC। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताती है कि जो भी चार्ज है वो यहां पे फंक्शन ऑफ टाइम है। चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज यहां पे फंक्शन ऑफ टाइम है। और ये जो सर्किट रहता है, इस सर्किट को हम लोग नाम देते हैं RC सर्किट। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम नाम दे रहे हैं RC सर्किट। RC सर्किट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस भी लगा है और साथ में यहां पे क्या लगा है? कैपेसिटर भी लगा है। ये जो इक्वेशन निकल के आती है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन अ RC सर्किट। तो RC सर्किट में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो ये चार्ज की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है कि आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस रिजल्ट को वहां पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे। तो जो भी चार्ज है, चार्ज वहां पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और इक्वेशन निकल के आ गई Q इक्वल्स टू EC 1 माइनस e⁻−t/RC। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, यहां पे t की वैल्यू 0 पुट करो जरा, बताओ रिजल्ट क्या देगा? t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 का मतलब हो गया e⁻0 1, 1 माइनस 1। तो हम यहां पे बोलेंगे कि जब t की वैल्यू 0 थी, कैपेसिटर पे चार्ज 0 था। अच्छा, जो भी चार्ज है, ध्यान है, ये चीज यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये चीज यहां पे क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब मुझे बताना है कि चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। समझ में? जो भी चार्ज है, चार्ज तुम्हारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जब t की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 1 होगा, है ना? और ये 1 होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज 0। अब मैं बोल रहा हूं कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम कब होगा? तो मैंने क्या बोला? ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट होने वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म अगर 0 हो जाए तो चार्ज मेरा वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि t की वैल्यू अगर इंफिनिटी होती है, t की वैल्यू अगर इंफिनिटी होती है तो e⁻−∞ 0 हो जाता है। और e⁻∞ अगर 0 है तो इसका मतलब है कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा। और उसको हम लिखेंगे वहां पे C/E। तो कई बार इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं Q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस e⁻t/RCB। क्लियर? RC सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी चार्ज है, चार्ज यहां पे टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। t की वैल्यू जब 0 है तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 है। और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो ये पूरी टर्म 0 होगी और ये पूरी टर्म 0 होगी। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? तो इनफाइनाइट का मतलब हम लोग बोलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। यानी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस तरह का वर्ड यूज करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जिस टाइम पे हम की को क्लोज करेंगे उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है। और कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है, वो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है C/E। और वो आएगा वहां पे इनफाइनाइट टाइम बाद। क्लियर है इतना? अच्छा, ये चीज बताओ मुझे वहां पे कि ये अगर चार्ज की इक्वेशन है, ये अगर चार्ज की इक्वेशन है तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? तो I हमें मालूम है, I होता है dq/dt।
और ध्यान, आई मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है। तो Q अगर किसी इंस्टेंट पे चार्ज की इक्वेशन है, चार्ज को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें करंट मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, Q नॉट तो क्या है, Q नॉट तो कांस्टेंट था C इंटू ई, डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। अब बताओ होगा क्या, e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी का हो गया e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाय आर सी से। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब यहां पे अगर तुम ध्यान, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी का e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, और कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगी, c से c कैंसिल आउट होगा और इक्वेशन आएगी e बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये हमारी चार्ज की इक्वेशन है और ये हमारी करंट की इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि यहां पे तो करंट कांस्टेंट पास करता है, लेकिन यहां पे करंट कांस्टेंट पास नहीं करता है, और इनफैक्ट करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा, ये जो फिनोमिना था इसको हमने बोला था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्यों बोला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि टाइम के साथ चार्ज वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, करंट की बात करते हैं, करंट का क्या हो रहा है, तो t की वैल्यू 0 पुट कर दे रहा, t की वैल्यू 0 पुट करो। बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो करंट जो रहेगा वो मैक्सिमम आएगा E बाय आर। t की वैल्यू 0, ये 1, तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू जब 0 होती है उस टाइम पे करंट मैक्सिमम पास करता है। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा, तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट टाइम बाद अगर देखोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट भी हो जाएगा। बताओ ये चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं है, C इंटू ई। अभी तक चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। और जब कैपेसिटर तुम्हारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा। अभी तक चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज ले रहा है। और मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट टाइम बाद अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो अब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, और कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और चेक करो ऐसा है कि नहीं। t इक्वल्स टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0। अच्छा, अभी भी ध्यान ना, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगले स्टेप में हो जाता है 1 अपॉन e टू दी पावर इंफिनिटी 2.73 2 टू दी पावर इंफिनिटी। ये टर्म बहुत लार्ज है, तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब वैल्यू यहां पे क्या है, t की वैल्यू इनफाइनाइट, और t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो करंट वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इन रिजल्ट्स को यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं। अब इन रिजल्ट्स को हम यहां पे सम अप कर रहे हैं और इस तरह से वहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब डायग्राम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं पहले चार्ज और टाइम के बीच का। अब आरसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और ये चार्ज की इक्वेशन है, चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। और ध्यान है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ आता है। यहां कहीं चार्ज मैक्सिमम होगा, और चार्ज मैक्सिमम होगा C इंटू ई। चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम बाद, तो ये चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि करंट और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो करंट इनिशियली मैक्सिमम पास किया, टाइम के साथ करंट डिक्रीज कर रहा है, और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट वहां पे क्या हो गया है, 0 हो गया। समझ में? तो टाइम के साथ यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इनफाइनाइट टाइम बाद देखो ये चीज ध्यान रखना, आरसी सर्किट की फाइनली प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, आरसी सर्किट की फाइनली प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि जिस टाइम पे हम की को क्लोज करेंगे
उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा लेकिन करंट मैक्सिमम पास करेगा। उस टाइम पे करंट मैक्सिमम पास करेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम बाद अगर देखोगे तो कैपेसिटर मेरा वहां पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज कितना हो सकता है? फुल्ली चार्ज हो सकता है C इंटू E। और जिस टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो उसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन भी बोलते हैं, उसको हम वहां पे बोलेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो कभी क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि आरसी सर्किट है, अगर आरसी सर्किट है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्किट में कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया है इसका मतलब है पाथ में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो बंद होगा तो करंट भी वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, चार्ज वहां पे एक्सपोनेंशियली क्या है? इंक्रीजिंग है। क्लियर है इतना? अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये हमारी किसी इंस्टेंट पे करंट की इक्वेशन है और ये हमारी किसी इंस्टेंट पे क्या है? चार्ज की इक्वेशन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे, यहीं पे देख लो इस रिजल्ट को। हमने बोला वहां पे R इंटू सी। अब चेक करो R इंटू सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? R इंटू सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है R इंटू सी का। अच्छा, पहले R का कैलकुलेट करते हैं, फिर C का कैलकुलेट करते हैं। R का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कर दो, वहां पे वर्क डन था, वहां पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले V का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml स्क्वायर t माइनस 2। Q चार्ज था, Q को लिखा था 80 इंटू V। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर a माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 3। देखो है कि नहीं है? ml स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 3। अब अगले स्टेप में v मालूम है, और हमें मालूम है v इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। देखो है कि नहीं वहां पे? v अगर IR के बराबर है तो अगले स्टेप में हो जाएगा ml स्क्वायर a माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 3, I का a इंटू R। तो जो भी रेजिस्टेंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml स्क्वायर a टू दी पावर माइनस 2 t टू दी पावर माइनस 3। देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं है? तो R जो रहेगा, R का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml स्क्वायर a टू दी पावर माइनस 2 इंटू t टू दी पावर माइनस 3। ये तो हो गया R वहां पे। तो R को हम लिख रहे हैं ml स्क्वायर a टू दी पावर माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस 3। अब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को क्या याद है? फॉर्मूला वहां पे लिखते थे Q इक्वल्स टू CV। तो जो C रहेगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू Q का मतलब था A इंटू टी, V का मतलब M L स्क्वायर A टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 3। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? अगले स्टेप में बनेगा M की पावर माइनस 1, L की पावर माइनस 2, A की पावर 2 इंटू टी की पावर 4। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब इसको मल्टीप्लाई करो, m की पावर 0 1, L की पावर 0 1, A की पावर 0 1, बचा कितना? t। तो अगर हम R इंटू सी की बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t के बराबर है। इसका मतलब है कि R इंटू सी एक तरह का टाइम है। और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है कि R इंटू सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो R इंटू सी का डायमेंशनल फॉर्मूला
टाइम के बराबर होता है। तो R इंटू सी एक तरह का टाइम है, इसलिए अगले स्टेप में इसको हम बोलते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है, अब इक्वेशन इस फॉर्म में आती है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। क्लियर इतना पे? ये जो रहेगा, ये इक्वेशन जो रहेगी, ये इक्वेशन हो जाएगी Q इक्वल्स टू ई सी 1 माइनस ई टू द पावर क्या हो गया माइनस टी बाय आर सी, और मैंने क्या बोला R इंटू सी डायमेंशनली टाइम के बराबर है, तो R इंटू सी को इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि T की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर है। मान लो T की वैल्यू हमारी 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा पुट करो, अगर T की वैल्यू वहां पे अगर हम 1 टाइम कांस्टेंट रखेंगे तब बताओ चार्ज का क्या होगा वहां पे। अगर T की वैल्यू वहां पे 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो अगले स्टेप में हो जाएगा Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू क्या थी 2.732, तो E की वैल्यू 2.732 पुट करना और चेक करना वहां पे Q की वैल्यू कितनी आती है। Q की वैल्यू आएगी 0.63 Q नॉट। जो E रहेगा, E की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो एक बार ये चेक कर लेना होगा। मैंने क्या बोला, R इंटू सी टाइम कांस्टेंट कहलाता है, और अगर T की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट है, T की वैल्यू जैसे ही 1 टाइम कांस्टेंट होती है तो चार्ज जो रहता है वो 0.63 क्यू नॉट हो जाता है। इसका मतलब है कैपेसिटर हमारा 63% चार्ज कर गया है। तो कई बार क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि टाइम कांस्टेंट है क्या। तो टाइम कांस्टेंट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63% क्या होता है, चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है कितना, क्यू नॉट तक। लेकिन 1 टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो गया है। और अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पे करंट की बात करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई ई बाय आर क्या है, ई बाय आर ध्यान रखना मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट कब है, जब टी की वैल्यू 0 है। उसके बाद टी की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वहां पर। तो मैक्सिमम करंट जो रहता है आई नॉट रहता है टी ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। जब टी 1 टाइम कांस्टेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय ई, और इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाता है 0.37 आई नॉट। इसका मतलब है कि जो सर्किट है, सर्किट में करंट 37% रह जाता है। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें चार्जिंग के केस में कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, और करंट जो रहता है, करंट मैक्सिमम का केवल 37% रह जाता है। T इक्वल्स 0 पे करंट मैक्सिमम था, T इक्वल्स 0 पे करंट मैक्सिमम था, और इनफाइनाइट पे करंट क्या था, 0 था। तो 1 टाइम कांस्टेंट में करंट तुम्हारा कितना रह गया, 37% रह गया। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब चार्जिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब चार्जिंग के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस रिजल्ट को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। अब होता क्या है, जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं, आरसी सर्किट, जब भी हम आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो अब क्या चीज याद रखनी है, टी की वैल्यू 0 पे क्या हुआ है ये बताओ मुझे। मैं सबको रब कर रहा हूं, और हम फाइनली इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे हुआ क्या था,
टी इक्वल टू 0 की बात करें तो सर्किट में करंट मैक्सिमम था, कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, है ना। किसी टी टाइम की बात करोगे तो आई भी रहेगा, चार्ज भी रहेगा। और इनफाइनाइट टाइम की बात करोगे तो इनफाइनाइट टाइम के केस में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा C इंटू ई, और सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो आरसी सर्किट में अगर चार्जिंग हो रही है तो चार्ज बढ़ रहा है और करंट वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मान लो अगर हमारे पास कोई आरसी सर्किट दिया हुआ है, मान लो इस तरह से आरसी सर्किट दिया हुआ है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, की को क्लोज करने जा रहे हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलता है जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। जब भी हम आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 3 तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, या फिर 3 तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि जिस टाइम पे हमने की को क्लोज किया उस टाइम पे क्या हुआ, फिर कई बार पूछता है किसी टी टाइम पे क्या हो रहा है, या फिर पूछता है आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ। लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ, तो बताओ t इक्वल्स टू 0 पे करंट कितना था, I नॉट था, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। कैपेसिटर पे अगर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है। तो t इक्वल्स टू 0 पे करंट मैक्सिमम है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब हुआ कैपेसिटर को हम ट्रीट करेंगे एज अ प्लेन वायर। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। t इक्वल्स टू 0 पे करंट E बाय R पास करता है, तो ये करंट इससे सिमिलर है कि नहीं। t इक्वल्स टू 0 पे करंट की वैल्यू E बाय R मैक्सिमम थी और ये वैल्यू इससे मैच करती है। इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 0 पे हम कैपेसिटर को एक प्लेन वायर की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे लिख लो ट्रीट कैपेसिटर एज अ प्लेन वायर, ट्रीट कैपेसिटर एज अ प्लेन वायर। अच्छा, अब मैं अगर बोल रहा हूं इनफाइनाइट टाइम पे, तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया है तो अब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जा रहा है, और कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जा रहा है तो सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो गया है। इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर को हम एक ओपन की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में? t इक्वल्स टू 0 पे ट्रीट कैपेसिटर एज अ प्लेन वायर, और t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे हम क्या बोल रहे हैं, t इक्वल्स टू इंफिनिटी में हम बोल रहे हैं ट्रीट कैपेसिटर एज ए ओपन की। तो यहां पे हमें ओपन की तरह ट्रीट करना है, यहां पे हमें ट्रीट करना है एज अ प्लेन वायर। और अगर हम किसी टी टाइम की बात कर रहे हैं तो किसी टी टाइम पे देखोगे तो सर्किट में करंट भी पास कर रहा होगा और कैपेसिटर पे चार्ज भी होगा। और ध्यान है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ध्यान है, ये जो टॉपिक है आरसी सर्किट का, ध्यान है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है, और कई बार ये सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछा जा चुका है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट में हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो हमने कैसे किया, पहले हमने किसी टी टाइम पे चार्ज माना, करंट माना, किरचॉफ लॉ अप्लाई किया। किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के बाद करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करो, करंट को लिखो dq बाय dt, इंटीग्रेट करोगे चार्ज मिल जाएगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिल जाएगा। और एक बार चार्ज और करंट मालूम है तो हम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा वहां पे।
और यहां पे ध्यान, यहां पे बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई करेगी, यहां पे जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर स्टोर करेगा और कुछ पार्ट रेजिस्टेंस किसमें कन्वर्ट करेगा, हीट में कन्वर्ट करेगा। तो बाद में हम उसकी इक्वेशन भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। लेकिन अभी क्या ध्यान रखना है, किसी भी टी टाइम पे अगर देखोगे तो चार्ज भी होगा, करंट भी होगा। चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, करंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। टी इक्वल्स टू जब इनफाइनाइट होगा, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन में कई बार देखोगे इनफाइनाइट नहीं बोलता है, वहां पे वर्ड यूज करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करेगा, इसका मतलब है कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज, और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो इसका मतलब है सर्किट में पास करने वाला करंट वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये हमारी आरसी सर्किट की थ्योरी थी। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, अभी चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम चार्जिंग के डिफरेंट केसेस लेंगे। जैसे यहां पे तो हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, फिर आगे कुछ केसेस बनेंगे जहां पे ब्रांचिंग हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर कैपेसिटर आएगा, तो वहां पे करंट की इक्वेशन पूछेगा, या फिर कुछ सर्किट होगा जहां पे टाइम कांस्टेंट पूछेगा। तो अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम आरसी सर्किट से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम लोग एक बार इसकी थ्योरी क्या कर लो, रिवाइज कर लो इतना, ठीक है इतना, तो नोट डाउन कर लो इसको।